जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, यदि आप हर डेटा को कैप्चर कर लें कि कौन लोग थे, उनके रिकॉर्ड्स, लोकेशंस, मूवमेंट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, किससे मिले, अकाउंट में क्या रहा, सारा डेटा होता है। उस बेस पर बैक ट्रैकिंग की जाती है कि कहाँ से लीक हुआ होगा, और इसमें एआई काफ़ी हेल्प करता है। अभी जैसे जो लोग पकड़े गए नासिक में, वो भी बैक ट्रैकिंग से ही पकड़े गए, और भी लोग खुलेंगे अभी, क्योंकि ये 2-4 लोगों का गेम नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी अभी सामने आ जाए। अगले दिन उस लड़की का फोन आया कि थैंक यू सो मच सर, आपने कॉन्फिडेंस दिया था, तो मैंने 50,000 लगाए थे, मेरे तो 75 हो गए, तो मैंने भी कुछ लगा दिए, मेरा बढ़ गया पैसा, तो मैंने विड्रॉ भी कर लिया, लगाता गया तो 3 करोड़ हो गया, तो अब विड्रॉ नहीं कर पा रहा, मैं फंस गया। तो बोले फिर जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि ये जो 10-12 लोग थे वो एक ही थे। जब मोबीक्विक हैक हुआ नवंबर में, और 11-12 में उनके अकाउंट से कुछ 40 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट। 13 की सुबह मुझे एक चैनल से फोन आया, मोबीक्विक हैक हुआ है, कुछ टीवी डिबेट है, तो आप आ जाइए। तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि मुझे जरा बुलेट पॉइंट्स दे दीजिए फॉर टीवी डिबेट। उससे मुझे सब बता दिया कि ऐसा 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 है। लास्ट में लिखा कि एफआईआर की कॉपी भी दे दूं। तो मैंने एसीपी को फोन लगाया, मैंने सर ये एफआईआर का भी, बोले 2 घंटे पहले। तो आप समझ रहे हो, किसी ने जर्नलिस्ट ने या किसी ने उसको अपलोड मार दिया जस्ट कि वो उसका न्यूज़ लिखवाना चाह रहा होगा। तो आप गलती नहीं करें, पर आपका डेटा किसी और की गलती से भी जाएगा। अभी एक ईमेल आती है मुझे फेसबुक से, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच। अब आम आदमी यदि थोड़ा बहुत साइबर अवेयर है तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि यार ये फ्री है तो फेसबुक से आई है क्या ईमेल, यही चेक करेगा। फॉर्म में जाके देखोगे तो वो फेसबुक से ही आई है। फेसबुक आपको स्पूफ्ड ईमेल क्यों भेज रहा है? क्योंकि आप क्लिक करोगे तो हैक हो जाओगे। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको भाई ट्रू क्राइम, थ्रिलर ऐसे एपिसोड्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि भाई जहाँ से कहानियाँ ओरिजिनेट होती है ना, मतलब जो आप वेब सीरीज़ में, फिल्मों में देखते हो, वो जो कहानी सॉल्व करने वाले लोग होते हैं, जिनके साथ एक्चुअल केसेस जो सुलझाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हीं में से आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। इनके साथ हमारा सेकंड एपिसोड है। साइबर एक्सपर्ट हैं ये, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट, और सर अमित दुबे आज हमारे साथ दोबारा मौजूद है। आज के जो केसेस होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और जो हमने सर के साथ पहले एपिसोड करा था उसमें आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया था उस एपिसोड को कि मजबूरन हमें सर को दोबारा बुलाना पड़ा। सर हालांकि पॉडकास्ट इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं लोगों को, पर आज जो हम बातें करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे नई बातें आपके लिए लेकर आएँ। सर के पिटारे में से इतने सारे केसेस हैं, कुछ नए केसेस हम निकाल पाएँ। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है सर ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है। एआई आने के बाद साइबर की दुनिया और ज़्यादा बदल चुकी है, काफ़ी एडवांस हो चुकी है? ठीक ठाक क्राइम बढ़ गया है, दाल रोटी और मिल रही है। बट सर जब तक क्राइम होगा। बट सर एआई, सिंस आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तो एआई आपके लिए भी बहुत नया नहीं है समझने के लिए कि अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, जो भी क्राइम एआई रिलेटेड हो रहे हैं? देखिए, कभी भी जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि क्रिमिनल टूल्स को एज एन एनेबलर यूज़ करता है। वो टूल्स के थ्रू आपको हैक नहीं करता, वो आपको हैक करता है कि आप खुद ही वो काम करें जो वो कराना चाहता है। तो चाहे एआई आए, चाहे क्वांटम एआई आए, चाहे न्यूरो साइंस आ जाए, एक कमजोरी जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगी वो आप ही होंगे। तो इसलिए टेक्निकल एवोल्यूशन से ये हो सकता है कि चीज़ें एफिशिएंट ज़्यादा हो जाएं, एक्यूरेट ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जो बचने का तरीका है वो आप ही से शुरू होगा, वो कोई टेक्नोलॉजी की साइड से नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ केस। अभी एक ईमेल आती है मुझे फेसबुक से, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच। तो अब वो सब्जेक्ट लाइन है, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक बैच। तो मुझे तो ज़िंदगी में कुछ फ्री मिला नहीं है, तो मैं तो कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये फ्री क्यों है। पर लोग कई बार उसको फॉलो करते हैं, नीचे एक लिंक होगा, क्लिक करेंगे तो उनका फेसबुक हैक हो जाएगा। अब आम आदमी यदि थोड़ा बहुत साइबर अवेयर है तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा कि यार ये फ्री है तो फेसबुक से आई है क्या ईमेल, यही चेक करेगा। करेक्ट। तो आप उसके फॉर्म में जाके देखोगे तो वो फेसबुक से ही आई है, वो ईमेल होगी business.facebook.com से ही आई है। तो उसको लगेगा यार फेसबुक से ही आई है, और कह रहा है लाइफ टाइम फ्री ब्लूटूथ देगा। थोड़ा और टेक्निकली एडवांस होगा तो वो हेडर चेक कर लेगा। हेडर चेक कैसे करते हैं आप, कि आप ईमेल के राइट साइड में 3 डॉट होते हैं, उनको क्लिक करेंगे तो शो ओरिजिनल करके एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो हेडर खुल जाता है। वो हेडर को कॉपी करो, ChatGPT पे एक प्रॉम्प्ट डालो और पेस्ट कर दो कि प्लीज़ एनालाइज दिस हेडर फॉर स्पूफिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड ऑल्सो लेट मी नो द सोर्स IP ऑफ दिस ईमेल, और उसको आप पेस्ट कर दो तो वो एनालाइज कर देगा। वो कहेगा कि इसका DKIM पास है, इसका DMARC पास है, इसका SPF रिकॉर्ड पास है। SPF पास का मतलब है कि ईमेल वहीं से आई है जहाँ से ओरिजिनेट हुई, मतलब कि ऑथेंटिक ईमेल स्पूफ नहीं हुई है।
यदि DKIM रिकॉर्ड पास है तो इसका मतलब है कि ईमेल जब भेजी गई और रिसीव हुई उसके बीच में कहीं कोई एडिट नहीं हुआ है। और डीमार्क पास तब होता है जब दोनों चीज़ें पास हो जाएं। तो आप जब ये हेडर एनालाइज करोगे तो पाओगे कि तीनों चीज़ें पास्ड है। इसका मतलब है कि ईमेल फेसबुक नहीं भेजी है, ऑथेंटिक है। अब फेसबुक आपको स्पूफ्ड ईमेल क्यों भेज रहा है, सोचो। क्योंकि आप क्लिक करोगे तो हैक हो जाओगे। फेसबुक से और तीनों चीज़ें टिक आ रही हैं फिर भी। तीनों टिक हैं। अब मैंने तो तरीका ही बता दिया कि कभी कल मेरे ख्याल से तो सर आना मेटा से चाहिए। नहीं, मेटा से ही आ रही है। अच्छा, मुझे लगा फेसबुक का, क्योंकि हमें भी बहुत मेल आते हैं ऐसे वाले, तो हम भी यही देखते हैं कि मतलब हमारे केस में क्या होता है कि आता है @xyz.com, ऐसे जिब्रिश नाम चेंज कर देते तो हैं। हम समझ जाते हैं कि भाई ये अभी लेटेस्ट है और इसमें आप भी किसी का फेसबुक उड़ा लोगे। मतलब इस दैट सिंपल टेक्निक बहुत आसान। तो सोचो कि फेसबुक से ही ईमेल क्यों आ रही है, और फेसबुक से आएगी तो 50-60% लोग गलती कर देंगे। उनका ज़्यादा दिमाग नहीं चलेगा कि यार फेसबुक से आ रही है, नीचे है ब्लू टिक भी। तो क्यों आ रही है? आप ही बताओ। देखिए होता क्या है कि फेसबुक का एक फीचर है कि आप जब फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करो और मैं आपको एज ए कोलैबोरेटर इनवाइट करूं तो आपको ईमेल आईडी डालूंगा तो आपको एक ईमेल भेजता है फेसबुक, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस पेज। करेक्ट, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस पेज। अब क्रिमिनल क्या करता है, एक फेसबुक पेज बनाता है, उसका नाम रखता है गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक। समझे बात को? पेज का नाम रखा है गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक और उसके आगे एक URL भी डाल दिया। और वो फेसबुक अलाउ कर रहा है इस समय कि आप नाम में URL डाल सकते हो। अच्छा, अब आप उसमें एज ए कोलैबोरेटर आपको इनवाइट भेजेगा, वो आपका ईमेल ही तो चाहिए उसको, तो आपको ईमेल आ जाएगी, क्या आएगी कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन। फेसबुक पेज का नाम क्या है, गेट लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक विद एन URL। और वो जहाँ जहाँ ईमेल में वो नाम जाना वहाँ URL फिट हो जाता है। तो अब आप क्लिक कर देते हो, वो URL जो है वो फिशिंग लिंक है, तो मेल तो फेसबुक से ही आएगी। सर हमारे साथ एक ये भी हो रहा है कि कभी कभी नोटिफिकेशन आती है योर पेज इज हैक्ड, हाँ, तो फिर पता चलता है किसी ने पेज बना रखा है योर पेज इज हैक्ड, उसने आपकी कोई वीडियो लाइक करी होती है या कुछ करा होता है, तो आप उस पेज पे जाते हो, वही लिंक विंक डालने का ऑप्शन आता है। एक मिनिस्टर का मुझे रात को 11 बजे फ़ोन आया, अमित जी मेरे फ़ोन में अचानक से एक पॉपअप आ रहा है कि तुम्हारे फ़ोन यू हैव वायरस इन योर फ़ोन, क्लिक हियर टू क्लीन इट। तो मैंने कहा सर अभी नहीं है, क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। तो जो आप बोल रहे हो ना, करेक्ट, कि आपको ऐसी अर्जेंसी दिखा देंगे और वो पॉपअप आके कि आप अभी क्लीन थे लेकिन। सर फेसबुक का एक और बहुत कॉमन स्कैम है या फिर ये हैक है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही मैसेज करता है, डिड यू सी दिस वीडियो, ये तूने वीडियो देखी, तुम्हारा क्लोज वन, फिर तुम उसे खोलोगे पेज हैक्ड है। तो वो तो सेशन हाईजैकिंग टेक्निक है कि मैं आपका सेशन उड़ा सकता हूँ। सेशन हाईजैकिंग समझते हैं आप, कि जब मैं लॉगिन करता हूँ ना किसी सर्वर पर, तो वो सर्वर मुझे एक सेशन आईडी देता है, एक यूनिक नंबर देता है। वो यूनिक नंबर मेरे ब्राउज़र में सेव होता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे से बार बार पासवर्ड नहीं मांगा जाता। आपके यदि लैपटॉप में फेसबुक लॉगिन है, facebook.com लिखो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे, instagram.com लिखोगे ऑटोमेटिकली लॉगिन, और वो लॉगिन आप मेंटेन कर सकते हो फॉर ईयर्स। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप instagram.com खोलते हो तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है, वो चेक करता है कोई लाइव सेशन आईडी है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम यू हैव नॉट लॉग्ड आउट। हाँ है, ओ ये तो जानता हूँ मैं, उसको अलाउ कर देगा। बट वो जो यूनिक नंबर है वो मैं चुरा सकता हूँ जो आपके ब्राउज़र में सेव्ड, बिना हमारे डिवाइस को एक्सेस करे। आपसे गलती कराऊंगा ना। मैं आपसे कोई क्लिक कराऊंगा, मैं आपको एक वीडियो, एक लिंक भेजूंगा, इज़ दिस यू इन दिस वीडियो, तो कोई कौन वीडियो कौन सा आती है ना, फिर आएगा इज़ दिस, आप मान लो क्लिक नहीं किए तो भेजूंगा इज़ दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, इज़ दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, इज़ दिस योर सिस्टर इन दिस वीडियो। आप क्यूरियोसिटी में उसको क्लिक करो, यार ये कौन सा वीडियो है, बस क्लिक ही तो कराना मुझे। और यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है, अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपका सेशन आईडी उड़ा लूँगा। वो जो सेशन आईडी है मैं अपने ब्राउज़र में डालूंगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आई विल ऑल्सो बी लॉग्ड इन टू योर अकाउंट विदाउट यूजिंग योर पासवर्ड। आई डोंट नीड योर पासवर्ड। इसको बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। फिर चाहे वो महान यूट्यूबर का यूट्यूब हैक होना हो, चाहे CM ऑफिस यूपी का ट्विटर हैंडल, सेशन हाईजैकिंग था। और जैसे आप मेल्स बता रहे हो कि ये एकदम ऐसा लगता है कि फेसबुक से ही आ रहे हैं, उससे बचे कैसे आदमी, वो क्या पहले कैसे परख ले? नहीं, पहले तो परख ही नहीं सकते, पहले मेल तो पता ही आएगी, नहीं चलेगा। मेल तो फेसबुक से आ रही तो ऑथेंटिक है, इनबॉक्स में आएगी, वो तो जंक में भी नहीं जाएगी आपके, फिल्टर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके तीनों रिकॉर्ड पास हो रहे हैं। यदि उसका कोई भी एक रिकॉर्ड फेल होता तो वो अपने आप फिल्टर हो जाती। अब सवाल ये है कि अब आप लियोर हो गए,
पहला तो यही है कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता है, कोई आपको बीड़ी फ्री नहीं देता है तो आप लाइफ टाइम फ्री ब्लू टिक क्यों देगा कोई। और अपने आप को स्पेशल समझना बंद कर दीजिए कि यू आर समथिंग स्पेशल, कि आपको फ्री कुछ मिल सकता है। एक लोगों का इल्यूजन है ना, नहीं हमने तो कुछ खास कर दिया, मेरे जब है ना 1 मिलियन हो गए तो हो सकता है इसलिए दे रहा हो तो हज़ारों 1 मिलियन घूम रहे हैं यहाँ पर, यू आर नो डिफरेंट। तो फिर क्या होता है कि जो चेक्स हैं वो तो कर ही सकते हैं। मैंने आपको हेडर चेक करना सिखा दिया कि आप ईमेल हेडर तो चेक करें ही, क्योंकि बात सिर्फ फेसबुक की नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी से इनको ईमेल आ जाए, इनकी ईमेल आईडी से इनको आ जाए, या आपके किसी कंपनी के क्लाइंट के ईमेल आईडी से आपको आ जाए, और आप उस चक्कर में कुछ हैपरिजल्ट कर जाओ कि यार वो जो कोलैब करना है और ये करना है, आप एक बार फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा तब मेरे सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, और ये आपकी टीम ने गलती कर दी कि यार तो भाई पैसा आ रहा है तो हम तो कुछ भी करेंगे, वहाँ से ईमेल आ रही है और वो ऑथेंटिक भी दिख रही है आपको। बट इफ़ दे आर आस्किंग यू समथिंग टू डू स्पेशल विच यू नॉर्मली डोंट डू, तो फिर वेरीफाई करो, हेडर भी चेक करो, फ़ोन पे भी वेरीफाई करो, व्हाट्सएप लूप क्लोज होना चाहिए। अभी क्या होता है आपको व्हाट्सएप पे, जैसे कंपनीज़ के अंदर एक सिस्टम चल रहा है कि उनका बॉस मान लीजिए ट्रैवल करता है, तो वो यूके में कहीं उसके नंबर से एक मैसेज आएगा, दिस इज़ माई न्यू नंबर प्लीज़ सेव इट, प्रोफाइल पिक्चर भी होगी। या अक्सर आपको मैसेज आते हैं किसी दोस्त का आ गया कि दिस इज़ माई न्यू नंबर प्लीज़ सेव इट, आपने सेव कर लिया, बात भूल गए, आप उस समय फ़ोन करके वेरीफाई तो करते नहीं हो। उस दिन कुछ नहीं होगा, 3-4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद आपको अचानक उस नंबर से एक मैसेज आएगा, जब वो बंदा फिर ट्रैवल कर रहा है कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, स्पेन में हूँ और मेरा क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा है और मेरा फ़ोन भी ऐसा हो गया, मुझे अर्जेंट थोड़ा सा करना है यार, एक काम करना भाई ज़रा 1 लाख का ये अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड भेज दो, तो मैं अभी और मैं शाम तक देता हूँ, और आप भेज के दे दोगे क्योंकि आपने ये नंबर सेव किया, आपको डाउट ही नहीं हुआ कि ये नंबर फ्रॉड हो सकता है, ये सेव्ड इन योर फ़ोन। तो आजकल क्या होता है कि क्योंकि आपने एआई का जिक्र किया कि खेल जिस दिन कॉल हुआ आपको लूटने का उस दिन नहीं होगा, खेल 6 महीने 4 महीने पहले शुरू हो चुका हो। अभी तो धप्पा वाली फाइनल डे है। अभी जब ये हुए ना लोगों के पैसे निकले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, तो मैंने लोगों से डिस्कस किया, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे आप लुट गए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप क्या हुआ था सर ये फ्रॉड थोड़ा तो लोगों को अभी आपने पता हुआ कि अभी एक इनफैक्ट एक पुलिस ऑफिसर थे पंजाब के, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि उनके 8-8.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में निकल गए थे। बहुत सारे और बिजनेसमैन हैं जिनके निकले, लगातार न्यूज़ आ रही है। तो मैंने एक दिल्ली के बिजनेसमैन हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, कि उनसे बात की, मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि बाकी लोगों को भी मैं देख रहा था, दे ऑल आर रियली स्मार्ट पीपल। तो ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ बाहर से सुपरफिशियल लग रही हो वो इन्होंने जज ना की हो। ये क्या सर कोई एक बड़ा स्कैंडल? मैं पूरा मोडस ऑपरेंडी हाँ बताता हूँ आपको कैसे होता है क्या। तो बोले यार मैं ना गूगल पे सर्च कर रहा था कि शेयर मार्केट के थ्रू पैसा कैसे बनाते हैं, मैंने लोगों को सुना था, कभी खुद किया नहीं था। तो मुझे इंस्टा पे एक ऐड आ गया, और ऐड मैंने देखा तो एक वीडियो था, और उसके बाद उसमें एक ग्रुप था कि हाँ ज्वाइन कर लीजिए टू नो मोर अबाउट इट। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा कि कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कोई ज़बरदस्ती तो पैसे ले नहीं लेगा तुमसे। अब उस ग्रुप में मैं देखता था, कभी कुछ वीडियो आ रहा है, कभी कुछ स्क्रीनशॉट आ रहा है कि इसने 50,000 लगाए थे, इसके 60,000 हो गए, इसने 70,000 लगाए थे, इसके 90 हो गए, ऐसे 15-20% का पर डे का रिटर्न मिल रहा है किसी को। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, मतलब तो मुझे लगा ये फ्रॉड होगा यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, इग्नोर कर दिया। फिर 1-8 हफ्ते बाद एक लड़की का फ़ोन आता है, वो कहती है कि सर आपका इस ग्रुप में नंबर मिला, आप इस ग्रुप में हैं ना, सर आप तो बड़े प्रोमिनेंट आदमी हैं और आपको लगता है सब सही होगा सर, तो फ्रॉड लग रहा है मुझे। तो हाँ फ्रॉड ही है, मुझे भी फ्रॉड लगता है, क्योंकि सर मैं भी कुछ पैसा कमाना चाहती, तो मैंने कहा एक बार आपसे वेरीफाई कर लूँ। नहीं नहीं फ्रॉड है, ठीक है थैंक यू सर। फिर 2 दिन बाद एक लड़के का फ़ोन आया कि सर आपका इस ग्रुप में नंबर मिला है, वो आप तो प्रोमिनेंट आदमी है सर। तो हाँ तो सर मुझे तो ये फ्रॉड लग रहा है सर। हाँ फ्रॉड ही है सर, पर मैंने कुछ वेरिफिकेशन किया सर, वो एक मैंने उसका वेबसाइट का डिटेल एनालाइज़ किया, तो सर ये DNS रिकॉर्ड तो उसका सही है, इसका ओनर यहाँ का है सर, और मैं मुंबई उसके ऑफिस भी गया था सर, देखिए फ़ोटो भेज देता हूँ मैं आपको, ये इसके ऑफिस का फ़ोटो है सर। और मैंने सर इन लोगों से ही बात की, तो ये कुछ फीडबैक ये भी मिला है सर, प्लीज़ हेल्प कीजिए ना सर, यदि मतलब थोड़ा हम भी कमा लेते। तो बोले मेरे वो लड़की मुझे चेज़ कर रही है कि सर कुछ वेरीफाई किया आपने, कुछ वेरीफाई किया, तो मैंने वो डिटेल उस लड़की को भेज दी जो उस लड़के ने फाइंड करके दी। फिर एक और लड़का कोई पिक्चर में आया, उसने कुछ भेजे, वो भी मैंने शेयर कर दिए सबसे। फिर अगले दिन उस लड़की का फ़ोन आया कि थैंक यू सो मच सर, आपने कॉन्फिडेंस दिया था, तो मैंने 50,000 लगाए थे, मेरे तो
75 हो गए। और थैंक यू सो मच, आप नहीं डिटेल शेयर करते तो मैं तो। फिर इस लड़के का आया कि मेरे बढ़ गए, फिर उसका आया मेरे बढ़ गए, ऐसे करके बोले 4-6 महीने मेरी नेटवर्क में 10-12 लोग आ गए और सब पैसा बना रहे हैं। तो मैंने लगा यार मेरी वजह से सब बना रहे तो एक बार मैं भी बना लेता हूँ। तो मैंने भी कुछ लगा दिए, मुझे भी बन गए, मेरा बढ़ गया पैसा। फिर मैंने विड्रॉ भी कर लिए, फिर और लगाए, लगाता गया। अब तो 3 करोड़ हो गया, तो अब विड्रॉ नहीं कर पा रहा, मैं फंस गया हूँ। तो बोले फिर जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि ये जो 10-12 लोग थे वो एक ही था। वो अलग अलग नाम से अलग अलग, और वो पूरे ग्रुप में एक ही व्यक्ति है एक्चुअली। उस ग्रुप में यदि 70 लोग दिख रहे हैं तो वो 70 है ही नहीं, एक ही बंदा खेल रहा है तुम्हारे संग। अब विद AI दिस इज मच मोर इफेक्टिव एंड ईजी, क्योंकि वो तो अलग अलग आवाज़ों में अलग अलग फेस से आपसे इंटरेक्ट करेगा। तो आपकी ज़िंदगी में आज मुझे किसी को प्लांट करना है, फिर कल किसी को करूँगा, फिर 2 हफ्ते बाद कहीं से कर दूँगा, अलग चैनल से आएंगे। कभी कोई ईमेल पे इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, कभी कोई इंस्टा पे मैसेज आएगा, कभी व्हाट्सएप पे आएगा, और वो एक ही होगा। पर AI वॉइस भी थोड़ी पता चल जाती है ना कि ये थोड़ी कंप्यूटराइज वॉइस है या है वो नहीं इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। हाँ, अब जब जैसे क्लोनिंग होती है तो नाउ पीपल हैव रीच टू दैट लेवल कि आसानी से तो नहीं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते। पर सवाल ये कि जब आप डेस्परेट होते हो ना, तो फिर आपकी ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार हो कि यार ये ऐसा ही मानना है मुझे, तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोग्राम आपका बंद हो जाता है इधर से। तो सर जब वो इन्वेस्ट करवा रहे थे तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ही करवा रहे थे या कोई अपनी ऐप बना रखी? वो अपनी ऐप थी, उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे, उसमें दिखता था कि स्टॉक में पैसा लगा है, पर वो सब फर्जी था। वो ग्राफ भी दिख रहा है, बढ़ते हुए भी पैसा दिख रहा है, सब कुछ है, वो सब फेक है। और वो इंटरनेशनल स्टॉक बताते थे। अब लोग वेरीफाई नहीं करते थे कि इस नाम का स्टॉक बढ़ा है घटा है क्या हुआ। सो बड़ी ट्रिकी चल रही है सर मार्केट। सर वैसे AI की इतनी एडवांसमेंट के बाद आपको भी इन्वेस्टिगेट करना इजी हो गया होगा? कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपने AI की हेल्प से चीज़ें सॉल्व करी हो? बहुत 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 आसान हो गया। जैसे कि अभी मेरे पास कानपुर देहात की SP हैं श्रद्धा पांडे जी, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि अमित, हमारे यहाँ एक र्यूमर दौड़ रहा है कि गांव वाले परेशान हैं क्योंकि रात में ड्रोन से गांव वालों की सर्वेलेंस होती है और फिर लोग चोरियां प्लान करते हैं। तो बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें वो ड्रोन उड़ रहा है और उस वजह से गांव वाले रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं और सो नहीं रहे हैं और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो पता करो ये ड्रोन ही है क्या इन वीडियोज़ में। तो मैंने वो कहा वीडियो भेजो, 5 वीडियो उन्होंने भेजे। मैंने पहले इमेज एनहांसर टूल से एनालाइज़ किए तो वो लाइट तो दिख रही पर ड्रोन नहीं दिख रहा था उसमें। तो मैंने AI को दे दी, वीडियो दिया, मैंने कहा बताओ कि ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ड्रोन हो सकता है। तो AI ने मुझे 15-16 तरीक़ों से एनालाइज करके बताया कि ये लाइट ड्रोन नहीं हो सकती। जैसे उसने कहा कि साहब ये इसका मूवमेंट जिगजैग है जबकि ड्रोन का लीनियर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की ये है, ड्रोन की नहीं होती है, इस तरह की लाइट है, रेट मतलब अलग अलग एंगल उसने दिए। जो लास्ट पॉइंट दिया उसने मेरा दिल जीत लिया। लास्ट में जो कि प्रॉम्प्ट मैंने वैसे दिया था कि चोरियां प्लान हो रही हैं इतनी दूर, तो AI बोलता है कि यदि आप, मैं मान के चलूँ कि आपने मोबाइल से वीडियो बनाया है तो आप ये ज़मीन पे हो और वो जो लाइट है वो ड्रोन है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो आपसे कितना दूर है क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। अब मैं ये भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो अर्थ से मतलब ज़मीन से कितना ऊपर होगा। बोली दी आपको लग रहा है कि रात में इतनी ऊपर ऐसा ड्रोन आके सर्वेलेंस हो सकती है तो आप बेवकूफ़ हैं। सो बेसिकली एक ह्यूमन एंगल से उसने एनालाइज करके दिया कि यार क्या बेवकूफ़ वाले बात पूछ रहे हो कि यार चोरियां प्लान हो जाएंगी। तो मैंने वो रिपोर्ट एज इट इज़ भेज दी। अगले दिन उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया और अगले आगे से वो वीडियो बनना बंद हो गए, मामला ख़त्म हो गया। तो कई बार ऐसे र्यूमर भी एक इंस्टेंटली सॉल्व हो सकता है। सर जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो क्या साइबर सेल के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता ट्रू हैकर तक, या ये कैसे लीक हो रहे हैं, या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आई या आपको हेल्प के लिए बुलाया, क्या सीन था थोड़ा बताओ। पहले आपको पता है कि ऐसे कौन कौन से पेपर हैं, कोई भी 2-3 जो आज तक लीक नहीं हुए। UPSC का सुना है। एक तो UPSC का लीक नहीं हुआ और कोई JEE का लीक नहीं हुआ। JEE का तो ऑनलाइन होता है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका। पर 2015 में
एक बार क्या हुआ था कि कुछ सेंटर्स पर ये कंप्लेन आई थी कि वो कंप्रोमाइज़ थे JEE के, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो एक रशियन हैकर था जो पकड़ा गया था एयरपोर्ट से, और उसने एक्सेप्ट भी किया था कि उसने हैक किए थे। अच्छा, तो ये तो न्यूज़ में है। अब आते हैं कि जो फिजिकल पेपर है, क्योंकि ऑनलाइन वालों में तो बहुत सारी कंप्लेन अलग जगह आती रही। एक बार मैं लद्दाख गया तो वहाँ पर जो SP थे उन्होंने मुझे केस में एंगेज किया, बोले कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम हो रहा था कोई और कंप्लेन आई, तो मैं वहाँ गई और वहाँ पर देखा मैंने तो सेंटर में बहुत सारे लोग हरियाणा से आए हुए हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने कहा ये हरियाणा से लेह लद्दाख क्यों एग्ज़ाम देने आए लोग सेंटर में। तो मैंने एग्ज़ाम के बाद सारे सिस्टम कॉन्फिस्केट करा दिया, उन्होंने कहा इसकी जांच होगी कि कुछ तो चल रहा है। तो फोरेंसिक लैब में गई, जांच हुई तो पता पड़ा कि जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जिस कंपनी का, बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि केस चल रहे हैं सारे, उसी के अंदर एक बैकडोर पड़ा हुआ है जो रिमोट एक्सेस दे देता है। और वो जो रिमोट सर्वर है वो क्या करता है कि इसका स्क्रीन शेयर कर देता है टू अ सेंटर इन लद्दाख। अच्छा, सोनीपत, जहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम सॉल्व हो रहा है। तो ये जो लेकिन इसमें ये सब पॉसिबल तभी था जब ये सेंटर भी कंप्रोमाइज्ड हो। बट ये लद्दाख क्यों गए हुए थे? क्योंकि वो सेंटर से मैनेज था ना वो, क्योंकि वो मैं ऐसा वाला अपडेटेड वाला डाल दूंगा, हर एक सॉफ्टवेयर के संग ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। सो दे वुड हैव क्रिएटेड सम स्पेशल रोग वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन विच इज़ इंस्टॉल्ड इन दैट सिस्टम। तो उसके लिए आपको सेंटर मैनेजर से भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। और फिर उस सेंटर से मेरे ख्याल से 17-18 लोग एक ही गांव के सेलेक्ट भी हुए, तो फिर और ज़्यादा बड़ी बात हो गई। फिर पता ये तो समझ में आ गया कि साहब बैकडोर था, ये था सारी कहानी, लेकिन ये पूरा गैंग क्रैक नहीं हो रहा था, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बात किससे कर रहे थे और हु वाज द कोऑर्डिनेटर, मास्टरमाइंड, ये सब नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने जितने भी सस्पेक्ट थे उनके IPDR एनालिसिस करने शुरू किए कि आपस में कैसे बात कर सकते। तो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं थे, नॉर्मल कॉल तो हो ही नहीं रही थी। फिर एक ऐप मिली जो कॉमन ऐप थी सब में, वो थी ज़ेंगी ऐप। जेंगी, ZANGI, जो एक चाइनीज़ ऐप है। जब वो मिली तो समझ में आया कि खेल तो ज़ेंगी से हो रहा है। सो दे ऑल वर कनेक्टेड ऑन ज़ेंगी, और उसी के थ्रू कोऑर्डिनेशन कर सकते थे, उसी से बात भी उसी से करते थे। चैट ऐप लाइक डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप। लेकिन भीड़ से जब भी आप हटने की कोशिश करोगे तो आप और आसानी से पकड़े जाओगे क्योंकि वो अलग दिख जाती है ना कि यार ये ऐप नॉर्मली नहीं होती। तो ये भी हुआ। और अभी बहुत सारे, बनारस में भी एक केस चल रहा है, एक चंडीगढ़ में भी केस चल रहा है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉड का ही है, जिसमें कि ऑनलाइन सेंटर ही हैक हो गए थे और कंप्रोमाइज़ थे। नीट वाला चैलेंज इसलिए है क्योंकि नीट में 22 लाख लोग करीब एग्ज़ाम देते हैं, 5,500 से ज़्यादा सेंटर्स, और जो प्रोसेस है वो इतना पुख्ता है कि हर बार SOPs अपडेट होती हैं। पहले मैं बताता हूँ जो होता है कि जो क्वेश्चंस पेपर तैयार होंगे वो पता ही नहीं होता किसका कौन सा यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा, रैंडम होता है। फिर वो मल्टीपल सेट बनाए जाते हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। प्रिंटिंग प्रेस भी सिक्योर्ड होती है पूरी हर तरीके से, वहाँ से लीक नहीं हो सकता। हो तो सकता ही है, देखिए, लेकिन मैं कहता हूँ इनका प्रोविज़न ही होता है कि वो सिक्योर्ड है। फिर वहाँ से जब लोड होके जाएगा गाड़ी में तो गाड़ी की ट्रैकिंग होती है, GPS भी होगा, लॉक भी होगा, यदि लॉक भी खुलेगा तो पता पड़ेगा सेंटर में। फिर जब वहाँ जाएगा, खुलेगा बॉक्स, तो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले ही अनब्लॉक्स होगा और वो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा। फिर उसमें भी कौन सा सेट यूज़ होगा वो भी 10 मिनट पहले ही बताया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा रैंडमाइजेशन डाल के कोशिश की जाती है कि बचे रहे। हर बार, अब जैसे पिछली बार जब लीक हुआ था 2023 का, तो उसमें जब सेंटर में पेपर जाने वाला था उससे पहले खुला है, उसमें फ़ोटो खींच के शेयर कर दी गई थी। अच्छा। और फिर किसी ने बाहर से सॉल्व किया और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम के अंदर थे उनको सॉल्यूशंस पहुंच गए। तो ऐसे कुछ हुआ था। अभी तो जांच चल रही है, लेकिन अभी भी जो पेपर लीक हुआ है वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हुआ है, 2 या 3। तो इसका मतलब है कि अब तो पेपर खुलने के पहले हो गया है। यदि पेपर खुलने के समय हो तो सिचुएशन अलग है। यदि 2 दिन पहले है तो इसका मतलब है या तो ट्रांजिट में हुआ है या छपते समय हुआ है। 120 क्वेश्चंस
केमिस्ट्री के एज इट इज़ आ गए हैं, 410 क्वेश्चंस मैच कर गए हैं। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। सो देर आर एंड दिस इज सच ए बिग इकॉनमी। तो इसमें 2 एंगल अभी देखे जा रहे हैं। पहला, एक तो पैसा, क्योंकि 5-5 लाख में बेचा गया और 15-15 लाख में भी बेचा गया। हमारे यहाँ एग्जामिनेशन लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। एक लड़के ने यदि एग्ज़ाम निकाल दिया तो उसके बिफोर और आफ्टर वाला मामला होता है। उसके पहले वो कुछ और होता है और उस निकल गया तो कुछ, जेई निकल गया तो कुछ और ही है मामला। सही बात है। नीट निकल गया तो कुछ और ही है। तो माँ बाप किसी भी हद तक पेमेंट करने को तैयार हो जाते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, आप कितना भी मांग सकते हो। तो ये जो 5-15 का रेट दिख रहा है, ये तो पब्लिक के लिए है। आपको लगभग कितना होगा? 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ भी दिए गए। ये खेल यहाँ तक गया है। और जब खेल इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फिर सिस्टम कंप्रोमाइज़ करना, मैनेज करना, लोगों की लॉयल्टीज़ स्टेक पे आ जाना, सब हो जाता है। तो जब तक कोई मैनुअल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये रिस्क हमेशा रहेगा। क्योंकि लोगों को पता है कि कोर्ट में जाएगा केस, 2-3 महीने बाद बेल हो जाएगी, घूम रहे हैं। या तो आप सज़ा ऐसी दे दो कि 20 साल की सज़ा है, जहाँ 4 लोगों को 20 साल की सज़ा होगी, अगले दिन से बंद हो जाएगा। दुबई में आप ऐसे फ़ोन छोड़ के चले जाओ मेन रोड पर, और 4 दिन बाद आओ, वहीं मिलेगा आपको। हिलेगा भी नहीं, टच नहीं करेगा कोई आदमी। क्योंकि उसको पता है कि टच भी किया और फोटो खींच गई ना तो हाथ कट जाएंगे। तो सही बात है। डर ऐसा होना चाहिए। और ये जब इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट नॉर्मल थेफ्ट, ये तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपने किसी की। सर जैसे ये तो नीट का जो पेपर लीक हुआ, ये तो नेशनल न्यूज़ बन के बाहर आ गया। क्या ऐसा भी हुआ है या हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हों ऐसे, जो इतने बड़े एग्ज़ाम होते हैं, JEE हो गया, नीट हो गया, कोई वो लीक हो गए हों, लेकिन छोटे स्केल पे 2-4 लोग में, 10 लोगों में, और बात कभी बाहर आई नहीं? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? हुआ तो है, इससे पहले भी हुआ है। हाँ, लिमिटेड लीक्स भी होते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, पर यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है। यूपीएससी में जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, अभी आप गौर से देखो कितनों की EWS सर्टिफिकेट बन गए जो पहले नहीं थे, कितने वो जो मेडिकली अनफिट वाले जो कैटेगरी होती है विकलांग वाली, उसमें गए हैं। कितने लोगों ने रीड दिया है, दोबारा दिया है तो सर्टिफिकेट लगा के दिया है। तो ये सब क्या है? और भी बहुत कुछ संभव है जो अभी ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पीछे वेरिफिकेशन प्रोसेस ही नहीं है। और ये अभी तो सबको पता है, ये तो ओपन इन्फॉर्मेशन है, निकल रही है। क्या किसी को हटाया जा सकता है? एक को नहीं हटाया जा सकता। पता क्यों? क्योंकि यदि आप एक को हटाओगे तो जिम्मेवारी सरकार की है, फिर आपके प्रोसेस पर उंगली उठती है कि मतलब आप तो फ्रॉड ही कर रहे हो जब से, फिर बाकियों को कैसे गारंटी है कि सब सही है? सही बात है। ऐसे तो कोई ना कोई फिर किसका क्या हो रहा है? हाँ, फिर एक सीट की वजह से कितने लोग लाइन में खिसक गए। जो IRS था वो IAS बन सकता था, जो IPS है वो IAS बन सकता था। देर अब सब कुछ तो हिल जाता ना सिस्टम। सो इट्स नॉट ओनली वन पर्सन जो EWS में आगे गया या मेडिकली उसमें गया सर्टिफिकेट लेके, वो तो पूरा चेन हिल गया ना। और यदि ऐसे 10 लोग हैं तो आप सोचो कितने लोगों की लाइफ ऊपर नीचे हो गई। तो हर जगह से वो कंप्लेन आनी शुरू होंगी, तो किसी का कुछ नहीं होना, ये चुपचाप यही बात। तो CDS और NDA वाले एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं? देखो, रिटन एग्ज़ाम तो होते ही हैं, वो हो ही सकते हैं, मतलब होते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि हुए, लेकिन हो तो सकते ही हैं। जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होगा, एंड नीट में रिटर्न बहुत है, CDS या NDA में उतना नहीं है। CDS NDA में क्योंकि आगे जाके जो टेस्ट है वो ज़्यादा कठिन है, तो रिटर्न निकाल भी लोगे तो आगे फेल हो जाओगे। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, यहाँ पे सारा गेम ही रिटर्न का है। यदि आपका रिटर्न स्कोर है तो खेल ख़त्म। फिर सेम UPSC, यदि रिटर्न स्कोर में आप फोड़ दिए तो फिर इंटरव्यू 100-150 मैनेज कर लोगे आप। तो इसलिए यहाँ के स्टेक हाई होता है। सर जैसे अभी CBSE के भी 12th के बोर्ड का वही हुआ कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर दी, और फिर बच्चे जो रीड चेकिंग कर रहे हैं तो उनकी हैंड राइटिंग ही नहीं मैच हो रही। तो जितनी हम टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है इंडिया रेडी भी है उस चीज़ के लिए, या बस अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ें पर प्रिपरेशन नहीं है? टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी? नहीं, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजिकल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आप टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जाओगे उतना ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अभी क्या है कि मैंने तो वो वक्त भी देखा है, मैंने जब UP बोर्ड दिया
तो हमारे यहाँ 60% यदि आ जाए तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब फर्स्ट डिवीज़न नहीं आता था यूपी में, मतलब 1 से 1.5% लोग फर्स्ट डिवीज़न होते थे। सीबीएसई से हमेशा हार्ड भी कहा जाता था कि हार्ड भी कहा जाता, और जो पास होते थे वो 4-5%, 10-7% ऐसे पास होते थे। मतलब आप समझ रहे हो कि फेल होने के लिए लोग देते थे कि 100 में से 90 तो फेल ही हो रहा है। तो 60% से ऊपर क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं कि हम यदि आप आज भी मेरी हिंदी देखोगे तो एवरेज सीबीएसई के बच्चे से तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। सारे श्लोक याद होंगे, सारी कविताएं याद होंगी, और लिखने का तरीका भी अच्छा होगा। लेकिन उसको हिंदी में 99 नंबर मिले होंगे और मुझे 56 नंबर मिले थे। क्यों? इसलिए क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम चेक करता ही नहीं था, वो एवरेज मार्किंग करता था। वो देखता था ऐसे, क्योंकि उसको 17 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं हमारे यहाँ, 17 लाख एग्ज़ाम के एग्ज़ाम, और वो एक पीरियड में टेस्ट करके अभी एग्ज़ाम हुआ है 3 महीने के अंदर सब निकलना है रिजल्ट, तो उठाना है उसने कितने पेज रंगे हैं इसने, और ऊपर उसने मार्क कर देना है 56, 55, 54, फिर 56, फिर 55, फिर 54। उसने पढ़ना ही नहीं है, तो फिर सबको वैसे ही मिलेंगे। यदि कोई ने खाली कॉपी छोड़ दी तो वो फेल हो जाएगा। पहले ऐसा कहते थे ना सर, हम भी कुछ एग्जाम्स जब देते थे तो ये होता था खाली मत छोड़ के आना, कुछ तो लिख देना, गाने फिर लिख ये आर्ट देना, हमने कुछ इंजीनियरिंग लिख कॉलेज में देना। सीख ली। हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक तो नहीं पता था, तो बड़ी मेहनत से लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैथ में क्या होता है कि फिर भी फाइनल आंसर देख के नंबरिंग हो जाती है, तो एफर्ट कम है, तो इसलिए वहाँ पर ठीक मार्किंग हो जाती है। पर जो सब्जेक्टिव टेस्ट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, वहाँ नहीं होती, वहाँ तो ऐसे ही चलता है खेल। सो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से डिटरेंट था हमेशा। और जो मैं जो बता रहा हूँ कि आपने अभी क्या बोला था, मैं तो सीबीएसई का पूछ रहा था, ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो कर रहे हैं। नहीं कुछ और पूछा था हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है स्टूडेंट की, उसके जो कि जितने भी, हाँ, कि अब जब उसने बेचारे ने मंगवाया कि भाई मेरा आंसर शीट दिखा दो, और वो आंसर शीट उसका है ही नहीं, तो ये सिर्फ इसके संग थोड़े ना हुआ होगा, फिर तो डाउट पूरे सिस्टम पे खड़ा हो जाता है ना, जो प्रोसेस है। तो अच्छा यही रहेगा कि जितना हम ऑनलाइन जाएं, और वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी एआई के थ्रू हो, उतना सिस्टम रोबस्ट होगा। आज की डेट में मान लो मैं क्वेश्चन पेपर एआई से ही बनवाने लगूँ, तो ठीक है, वो मैनुअल वो प्रोसेस खत्म हो गया ना, कि मैं लोगों पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, कल के दिन वहाँ से लीक नहीं होगा। फिर मैंने कंप्यूटर पे ही उसी समय पेपर बन के आएगा। इससे पहले पेपर बना ही नहीं है, पेपर बनेगा ही आधे घंटे पहले, नॉलेज तो है ही उसको, और उसके बाद ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, सील क्लोज। तो जितना आप उसमें एआई प्लस, तो आप कह रहे हो जितने इंसान हट जाएं उतना ज़्यादा ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया उस लेवल पे केपेबल लग रहा है आपको करंट सिचुएशन में? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, बट जहाँ इनकम रुक रही होगी फिर वो कहाँ ही इम्प्लीमेंट करेंगे। वही होता है कई जगह पर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वैसा नहीं है हर जगह। यार जब जेई का एग्ज़ाम करा सकते हो, जब और भी एग्ज़ाम होते हैं जो हमारे ऑनलाइन होते हैं, तो ये भी करा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सारी ताकत लगा देते हो स्टूडेंट के कपड़े चेक करने में। और इतने विवाद तो सर उसी पे हो जाते हैं, माला कटवा दी किसी के, कलावे कटवा दिए किसी का, हिजाब उतरवा दिया, पेपर पीछे लीक कर रखा है, तो फिर फायदा क्या है कराने का? बच्चे रो रहे हैं बेचारे। ताकत लगानी चाहिए, वहाँ तो लगाते नहीं हो। बल्कि इस चीज़ में मार्केटिंग ज़्यादा रहती है कि भाई ये स्टेप ले रहे हैं, बच्चों की ऐसे चाहिए होगी, जैमर्स लग गए हैं। दिख रहा है ना वो हल्ला, वो शो ऑफ है वो कि साहब ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सब करो। सर सिंस आप वन ऑफ द लीडिंग साइबर एक्सपर्ट्स हो कंट्री के, तो आपको कुछ अप्रोच किया गया था इस मामले की जांच के लिए? अगर आप कुछ बता सकते। इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है, और हम अपने एडवाइजेस भी देते हैं उसमें। जैसे कि हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए पहले तो, कि सोर्स जहाँ जब पेपर बना किस किस का बना। यहाँ पर क्या होता है, कई बार इस तरह की इन्वायरमेंट किए जाते हैं कि हम बंकर्स बना देते हैं जहाँ बैठ के पेपर्स डिज़ाइन करवाए जाते हैं, और उनको ना आना जाना, फ़ोन कुछ अलाउ नहीं होता, और उसके बाद भी रैंडमाइजेशन किया जाता है। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप रिस्क रिड्यूस करते हो बेसिकली। लेकिन यदि आप हर डेटा को कैप्चर कर लें कि कौन लोग थे, फिर उनके रिकॉर्ड्स, लोकेशंस, मूवमेंट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, किससे मिले, अकाउंट में क्या रहा, सारा डेटा होता है। फिर पेपर किस प्रिंटर में छपा, फिर
किस लोकेशन से कंप्लेन आनी शुरू हुई, क्योंकि हमें पता है ना कि पेपर बिका कहाँ है और किस लोगों ने ख़रीदा, वो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी ले लो। फिर उन लोकेशन की सेंड इन्फॉर्मेशंस। फिर कई बार हम रिजल्ट्स भी देखते हैं कि उस बेस पर बैक ट्रैकिंग की जाती है कि कहाँ से लीक हुआ होगा, और इसमें एआई काफ़ी हेल्प करता है। यदि आप ये सारा डाटा एआई को दे दो तो एआई कैन फाइंड दी ये 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर गैप्स हैं आपके, जहाँ से लीक हुआ, और वहाँ पर जो लोग अकाउंटेबल थे फिर उन पर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर आइडेंटिफाई होता है। अभी जैसे जो लोग पकड़े गए नासिक में, वो भी बैक ट्रैकिंग से ही पकड़े गए, लेकिन और भी लोग खुलेंगे अभी, क्योंकि ये 2-4 लोगों का गेम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है 4 लोगों ने सोचा और लीक हो गया। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी अभी सामने आ जाएंगे। आपको लगता है आएंगे? आएंगे, क्योंकि अभी सरकार जिस एग्रेशन में है ना, वो छोड़ेगी नहीं किसी को, और ये मैसेज पास करना ही होगा। जब तक कोई एक मास्टरमाइंड नहीं निपटेगा ना, तब तक ये आगे के लिए डिटरेंट नहीं बनेगा। सो आई एम श्योर कि वेरी सून यू विल सी सम बिग फेस। अच्छा सर, चैट जीपीटी के लिए जैसे लोग सर्च करते हैं कुछ भी उन्हें सर्च करना है, तो अपने बारे में भी कुछ करना है, तो अपना कुछ लिमिट भी होती है कि चैट जीपीटी को अपना ये वाला डेटा मत दो, क्योंकि एक तरीके से आपकी और चीज़ें लीक हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लिमिट रखनी चाहिए कि लोग अपनी रिपोर्ट्स भी दे देते हैं या और चीज़ें दे देते हैं, तो वो करना चाहिए इंसान को। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं सारे? सर मैंने तो छोड़ दिया, क्योंकि उसने जो वो डील साइन करी थी मैं तो जेमिनाई पे स्विच कर गया, पर मुझे पता नहीं कि वैसे तो आपको लग रहा है जेमिनाई ठीक है या? सर जेमिनाई तो फ्री में मिल रहा था 1 साल के रिचार्ज के साथ। परप्लेक्सिटी भी तो फ्री मिल रहा है। परप्लेक्सिटी इंडियन है ना, पर परप्लेक्सिटी विकी पेज खोलो, तो ये जितने भी आज आप घर जाना और जो भी आप एआई यूज़ करते हैं, उससे एक सवाल पूछना। मैंने सिर्फ खोला है परप्लेक्सिटी का विकी पेज, ठीक है? अब मैं पढ़ता हूँ। इसने लिखा है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस by Wired and later Cloudflare, Perplexity uses undisclosed web crawlers with spoofed user agent strings to scrape the content of website which prohibit or explicitly block web scraping. ये क्या कहना चाह रहा है कि Perplexity स्पूफ मतलब होता है अपनी पहचान छुपाकर किसी का डेटा एक्सेस करना वाले एजेंट्स बना के ऐसी वेबसाइट से डेटा रीड कर लेता है जो कि ब्लॉक करते हैं किसी को डेटा देने के लिए। ब्लॉक है कि कोई स्क्रैप नहीं कर सकता, कोई रीड नहीं कर सकता, उनका भी उठा लेते हैं और भी पढ़ना। माई पॉइंट इज़ कि दे आर सो हंगरी फॉर दिस डेटा कि जितना डेटा ये लोग ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारा इलीगली ही ले रहे हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि सब अपनी उसमें चल रहा है। आप आज जाके उस एआई से पूछना कि डिस्क्राइब मी, कि मेरे बारे में सब कुछ बताओ, तो आपके बारे में बहुत कुछ बताएगा। क्योंकि जब चैट जीपीटी या कुछ यूज़ करते हैं ना लोग, तो बहुत सारी ऐसी बातें कर लेते हैं जो शायद वो डॉक्टर से नहीं पूछेंगे, लॉयर से नहीं पूछेंगे, सीए से नहीं पूछेंगे। अभी लोगों ने पूछा कि टैक्स बचाने के तरीके तो सब पूछ लिया। ब्लैक का वाइट कैसे तो हाँ, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में मैं बंदे से इंटरोगेट नहीं करता, मैं उसके चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि खेल क्या है। तो आप जाके पूछना कि डिस्क्राइब में, सब बता देगा आपके बारे में कि देखा आपका ऐसा है, अभी आपने ये गड़बड़ किया, ये ठीक किया, सब बहुत कुछ पॉजिटिव बोलेगा। फिर आप उससे बोलें यार ये तो तारीफ़ कर रहे हो, थोड़ा नेगेटिव बताओ, फिर वो आपको धोएगा। फिर जो बताना शुरू करेगा तो आपको डर लगना शुरू होगा, यार ये सब भी इसको पता है, क्योंकि आपने इतना क्लोज होकर उसको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि वो उसको बेस मान के आपके बारे में एक पूरा परसेप्शन बना लिया उसने कि आपकी सोच क्या है। हो सकता है आपने किसी और के बारे में पूछा हो, बट वो अब आपका गुण बन गया है ना। इनको कोई बीमारी और उसका इलाज आपने पूछ लिया, बट उसको ये लग रहा है कि इसी की है, ये इन्होंने कुछ गलत किया और वो आपसे हेल्प मांग रहा है, आपने उससे पूछ लिया। तो जब मोबीक्विक हैक हुआ नवंबर में, 11-12 नवंबर को, 11 तारीख की रात में गुड़गांव में उनके एक पैच रिलीज़ हुआ और 11-12 में उनके अकाउंट से कुछ 40 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट में, मर्चेंट अकाउंट में। 13 की सुबह मुझे एक चैनल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि साहब मोबीक्विक हैक हुआ है, कुछ टीवी डिबेट है तो आप आ जाइए। तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे ज़रा बुलेट पॉइंट्स दे दीजिए फॉर टीवी डिबेट्स और रूट कॉज क्या था, क्यों हैक हुआ। उसने मुझे सब बता दिया कि ऐसा 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 है। लास्ट में लिखा कि एफआईआर की कॉपी भी दे दूँ। तो मैंने एसीपी को फ़ोन लगाया, मैंने सर ये एफआईआर का भी, बोले 2 घंटे पहले।
तो आप समझ रहे हो, किसी ने जर्नलिस्ट ने या किसी ने उसको अपलोड मार दिया जस्ट कि वो उसका न्यूज़ लिखवाना चाह रहा होगा। तो आप गलती नहीं करें, आप गलती नहीं करें, पर आपका डेटा किसी और की गलती से भी जाएगा, तो वो तो जा ही रहा है। तो फिर ये तो कंट्रोल हो नहीं सकती चीज़ एक तरीके से, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाल ही रहा है। ये तो आप मान के चलो, पर यदि आपको पता है कि डेटा जा रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आपको नहीं पता है कि नहीं ये तो सिर्फ मुझे पता है किसी और को, तो फिर आप फंस गए, फिर आप गलती कर देंगे, क्योंकि फिर आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे जो आपको ये बता रहा होगा। अभी क्या है कि हमें पता है यार, सब कुछ पता है, फिर काय का टेंशन, सॉर्टेड है लाइफ। तो वो चीज़ ही डालो आप जो आप विलिंग टू टेल एवरीबॉडी। नहीं, आप डालो ना डालो, वो तो जाएगा ही। मैं तो कह रहा हूँ सब डाल दो। फोन में आ गया तो फिर जाएगा, आपके फ़ोन में आ गया तो जाएगा, ऐसा है। हाँ, मतलब आपके फ़ोन से ऐप ले रही हैं, 25-30 तो ऐप हैं आपके फ़ोन में जो डेटा ही ले रही हैं। बाहर आप जो कर रहे हो वो भी डेटा जा रहा है, सुन है ही रहा है फ़ोन 24 घंटे आपको, तो फिर आप क्या ही बचाना चाह रहे हो। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आईफोन आदि आप स्विच ऑफ भी कर दो तब भी लोकेशन ट्रैक होती है, तो फिर आप स्विच ऑन में कैसे ऑफ कर सकते हो लोकेशन, जब फ़ोन ऑफ करके उसकी लोकेशन मिल रही है। और फिर कहते नहीं हम ऑन में उसका क्या ही कर लोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। पर सर वैसे डेटा की इतनी हो क्यों रही है मारा मारी, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है किसी एक इंसान का डेटा किसी के लिए? क्योंकि हम सब डेटा ड्रिवन लोग हैं, हम वही करते हैं जैसा डेटा हमें दिखाया जाता है। आप उस डेटा का प्रोडक्ट हो जो बचपन से लेकर आज तक आपको मिला। मेरा जन्म कहीं और किसी कंट्री में हो जाता, मैं आज कुछ और होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, दूसरे कपड़े पहने होता, दूसरी भाषा बोल रहा होता, और ज़िंदगी और बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन कोलंबियन। 50 साल के बाद कोई मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं कौन। तो आप या आप सिर्फ उस डेटा का प्रोडक्ट। यही सवाल चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे, इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो बोले क्यों रोल प्ले कर रहा हूँ? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें मिला तुम उससे अर्जुन बन गए। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फोर्स, एनवायरनमेंट, तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अर्जुन बनता, कर्ण की जगह जो होता वो कर्ण बन जाता। तो ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कुछ स्पेशल हो। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं कौन? तो उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड बताया, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, जो मांडुक्य उपनिषद में है। उसको फॉलो करके आप पहचान सकते हो कि आप कौन हो। और यदि एक बार आप पहचान लेते हो कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को एज ए विटनेस देखने लगते हो। देन यू लुक योरसेल्फ एज ए थर्ड पार्टी। फिर कोई आपके संग धोखा तो नहीं कर सकता, फिर कोई साइबर क्राइम आपके संग नहीं हो सकता, फिर कोई चीटिंग होना लिखा ही है फिर कोई चीटिंग नहीं हो सकता। आप तो सर लोगों को निर्वाणा अचीव करने को कह रहे हो, ये टेक ड्रिवन वर्ल्ड में आपको सबसे दूर जाना है, तो आप देखो ये साक्षी भाव से जियो। हाँ, यदि आप किसी टेक्निकल टूल या सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते तो कर देते। प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ नहीं है। 90% हैक फ्रॉड आज भी इंसान की गलती से हो रहा है। कभी यूपीआई से पैसा उड़ के अपने आप किसी के अकाउंट में नहीं जाता है, किसी बैंक अकाउंट से अपने आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फिर आप वहाँ क्या ही ताकत लगाए जा रहे हो कि ये वाला फ़ोन ले लेंगे, वो वाला फ़ोन ले लेंगे। ले लो, जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए सबके हाथ में आईफोन ही था। सर ऐसे कोई ऐप्स वगैरह हैं मार्केट में, जैसे अगर कोई इंस्टॉल कर ले तो उसका डेटा थोड़ा सिक्योर रहेगा, कोई चीज़ें बाहर लीक नहीं हो सकती, ऐसे कुछ ऐप्स हैं आप करते हो रिकमेंड? मैं एक ऐप तो रिकमेंड करता हूँ, जैसे मोबी आर्मर जो ऐप है। मोबी आर्मर से आप कम से कम प्रोएक्टिवली स्कैन कर सकते हो कोई भी चीज़। जैसे आपको कोई QR कोड स्कैन करना है तो आप चेक करके देख लो कि वो कहीं कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रहा है, कुछ लीक तो नहीं कर रहा है आपके डिवाइस से, कुछ पैसे वैसे तो नहीं निकाल रहा। क्योंकि QR कोड हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, विजिटिंग कार्ड से लेकर, वाईफाई से लेकर, होटल के मेनू कार्ड, शादी का कार्ड, बर्थडे का कार्ड, सब QR कोड है। एक गलती, एक जर्नलिस्ट मेरे से बोला कि आप हज़ारों लोग एक साथ हैक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। उसको एक जगह लेके गया मैं, एक QR कोड का प्रिंट आउट निकाले, 4, 2 इधर लगाए, 2 इधर लगाए। एक इवेंट में फ्री वाईफाई लिख दिया ऊपर। जैसे ही सेशन ख़त्म हुआ मेरा तो 6 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। तो सोचो यदि मैं यही 4 प्रिंट आउट कुंभ में लगा दूँ क्या होगा।
हज़ारों लोग आ जाएंगे और एक बार मेरी एप्लीकेशन उनके फ़ोन में गई जो wedding.ap जैसा खेल हो जाएगा तो सारा अकाउंट में से पैसा निकलेगा। तो इट इज़ दैट ईजी। तो जैसे आप इतने केसेस सॉल्व करते आए हो, अभी पिछले कुछ महीनों में केस आया था बाहर एप्स्टीन आइलैंड वाला, तो इंडिया में भी इस तरह के खतरनाक केसेस हुए हैं ये आपको सुनने को मिले? इंडिया में अभी लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफिक गैंग पकड़े गए। एक तो एमपी के अंदर एक को सज़ा हुई है काफ़ी बड़ी, जो मेरे ख्याल से 10-12 साल से केस चल रहा था, अभी सज़ा हुई उसको। उसके पास 2.5 लाख वीडियोस मिले थे बच्चों के। अभी 2 हफ्ते पहले एक बंदा पकड़ा गया है जिसके पास 2 लाख वीडियोस मिले और उसने कहा कि मैंने 2.5-3 करोड़ कमाए उन वीडियोस को बेच के। डार्क वेब पर 70% कंटेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और मैंने शायद पिछली बार आपको बताया था कि उसमें 12 से 13% कंटेंट इंडिया से जाता है। तो फिर होता ही है ना यहाँ पर। सवाल एक, यहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं होते या विक्टिम ऐसे हैं जिनकी कंप्लेन ही नहीं होती, तो इसलिए बात दबी रहती है। और कोई ना कोई तो है जो सफ़र कर रहा है, वरना ये कंटेंट कहाँ से जा रहा है। और ये मोस्टली डार्क वेब या फिर फॉरेन वेबसाइट्स को ही सेल कर रहे हैं। और एनिमल अब्यूज़ भी मेरे ख्याल से बहुत एनिमल अब्यूज़ है। अभी ऐसे ऐसे वीडियोस देखे मुझे तो जानवरों को लेके भी कि सर क्या वीडियोस? जला देना जिंदा, फिर उसका वीडियो बना देना, फेंक देना ऊपर से, फिर तड़पते हुए वीडियो बनाना, उसका काटना, एक एक चॉप करना, एक एक उसको। ये इंडिया में ही हो रहा है। ये वीडियोस हैं सारे। और अब इंडिया से हो रहे हैं लेकिन सच काइंड ऑफ कंटेंट इज देयर ऑन डार्क वेब। सर अभी जैसे वॉर हो रही है ईरान यूएस इजराइल की, इसमें भी मेरे ख्याल से साइबर वॉरफेयर आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है। जैसे ड्रोन अटैक्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो कुछ जैसे ड्रोन जैसी मशीन्स भी हैकेबल होती हैं कि जिस तरफ वो डायरेक्ट हुआ है उसको हैक करके कहीं और भेज दिया, या किस तरीके से वॉर में साइबर वॉरफेयर एक्टिव है इस समय, किस लेवल पे चल रहा है? एक्चुअली अभी जो करंट वॉर चल रही है इसने ड्रोन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रियलाइज़ कराया। इससे पहले कभी नहीं सोचा गया था कि ड्रोन से ऐसा हो जाएगा, और उसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि एक ड्रोन की कॉस्ट और एक मिसाइल की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ड्रोन $20,000 में बन जाएगा, ये 7 मिलियन में बनेगी, 1 मिलियन में बनेगी। तो फिर उस ड्रोन का जो अटैक है उसको काउंटर करने के लिए तो आपको मिसाइल भेजनी है, तो इट्स नॉट वर्थ, पर ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में जो ड्रोन वाले लोग हैं वो हावी हो जाते हैं। सही बात। सो ईरान सबसे ज़्यादा ड्रोन प्रोड्यूस करता है, पूरी फैक्ट्रीज, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पर डे प्रोडक्शन है उनका, और वो आसपास की सारी कंट्रीज़ में तबाही मचा रखी है उसने। अब हर कंट्री जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ है उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है। इजराइल के पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन वो वॉर इकोनॉमिक वॉर बन गई है। मतलब आपको 10,000 या 5,000 ड्रोन को रोकने के लिए यदि 5,000 मिसाइलें, तो आपका देश तो वैसे ही गरीब हो जाएगा। सही बात है। सो ये एक वॉर है। इट्स नॉट नाउ द लॉसेस, इट्स अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा है। फिर क्लाउड ए का यूज़ हुआ, जो एंथ्रोपिक का टूल है, जो ये खामने की डेथ हुई है, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि इसमें भी क्लाउड ए यूज़ हुआ, और इसमें जो सैटेलाइट डेटा था और सीसीटीवी जो हैक थे वहाँ के, वो अलॉन्ग विद हिस्टोरिकल डेटा ऑफ हिज मूवमेंट एंड हिज एसोसिएट्स एनालाइज करके रियल टाइम लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए कि ये कहाँ होंगे, कितनी देर के लिए होंगे, और फिर कंफर्म किया गया, और फिर वो मिसाइल अटैक हुआ। जब ये मिसाइल अटैक हुआ उस समय उनका नेटवर्क डाउन हो गया था, और इसलिए डाउन होता कि बाई एनी चांस यदि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो कोई कम्युनिकेट ना कर पाए वहाँ से मूवमेंट के लिए। तो विद एआई इट हैज़ बिकम सो फास्ट कि रिटेलिएशन या रिस्पॉन्स का समय ही नहीं है आपके पास। यदि उसने डिसाइड कर लिया तो होगा। पहले क्या होता था कि ह्यूमन डिले था, प्रोसेस डिले था, डेटा डिले था, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस थे कि उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं चांस होता था बचने का। अब वो चांस खत्म हो गया। सो अनएक्यूरेसी इतनी बढ़ चुकी है। यूएस ने लगातार एआई बेस्ड मिसाइल अटैक सिमुलेट किए, प्लान किए। तो एक जगह जब वो सिमुलेट करके कर रहा था तो अचानक से उसको रोकने के लिए उन्होंने कमांड दिया कि इसको इस समय रोक दिया जाए। तो जो एआई था उसने जो रोक रहा था उसी को ब्लॉक कर दिया। उसको लगा कि ये सामने वाले एडवर्सरीज का अटैक है, क्योंकि मुझे तो कमांड मिल चुका है कि मुझे तो फायर करना है, तो अब मैं तो नहीं रोकूंगा, और अब मुझे कोई भी रोकने की कोशिश करेगा तो आई विल एज्यूम दैट दिस इज समथिंग विच इज़ ट्रिगर्ड बाय द एडवर्सरीज, और उसने मिसाइल छोड़ दी। तो कई सारी ऐसी मिसाइलें भी गई हैं जहाँ पर आप के हाथ से कंट्रोल चला गया। बट सर जैसे टेक्नोलॉजिकली अगर हम यूएस और चाइना को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा आगे है या कौन ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है? देखो, यूएस चूँकि ओपन इकॉनमी है, ओपन रिसर्च
होती है उनकी, तो उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है विजिबल होती है, चाइना की विजिबल नहीं होती। चाइना डेफिनेट, और जो विजिबल नहीं होता वो हमेशा आगे होता है। उसकी स्ट्रेंथ ही वही है कि वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो कब क्या कर देगा तुम्हें नहीं पता। जैसे कि चाइना ने क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया पिछले 3 साल में। सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट यूएस का है जो 1.8 बिलियन है, मतलब उससे कितना गुना चाइना कर रहा है। फिर कनाडा है, फिर जापान, फिर इंडिया। इंडिया का ऑलमोस्ट 800K है, क्लोज टू 1 बिलियन जो नेशनल क्वांटम मिशन है। पर कहाँ 1 बिलियन में, कहाँ 15 बिलियन। तो वो डेफिनेटली यदि 15 बिलियन कर रहा है तो पहले तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरा उनके पास ऑलरेडी प्रूवन क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। 400 क्यूबिट का है, 300 क्यूबिट का है। 3 साल पहले चाइना ने क्लेम किया कि उन्होंने 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया। अब RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन है क्या? जितना बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका बैकबोन, डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, लॉगिन पासवर्ड इंक्रिप्शन, सब कुछ RSA 2048 बिट है। किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी इंक्रिप्शन पर डिपेंड करती है कि वो कितना सिक्योर है, क्या है उसका। मैंने कहा व्हाट्सएप सिक्योर है, क्यों भाई? क्योंकि AES 128 बिट है। पर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यदि उसको डिक्रिप्ट करोगे तो 12 बिलियन ईयर्स लगेंगे सुपर कंप्यूटर से, तो इतना कोई वेट तो करेगा नहीं, सो वो सेफ है। पर वही AES 128 बिट इंक्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में क्रैक कर देगा, जिस पर चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट किए बैठा है। तो सारे देश घबराए हुए हैं इस समय कि चाइना ने जिस दिन खेलना शुरू किया तो इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर कर सकता है। सो चाइना इज़ वे अहेड, वे अहेड। और कोई भी रिसर्च जो किसी भी कंट्री में होती है उसकी एक पैरेलल रिसर्च चाइना में हमेशा चल रही होती है। जैसे कि जब आपने देखा कि ChatGPT को लेकर बड़ा हल्ला हुआ, तो US ने NVIDIA प्रोसेसर्स GPU देने बंद कर दिए चाइना को कि ये तो कर लेंगे, इनको रोको। तो उन्होंने एक ऐसी रिसर्च करके अपना AI मॉडल तैयार कर लिया जिसको GPU की ज़रूरत ही नहीं है। वो नॉर्मल CPU को यूज़ करके ट्रेन कर रहे हैं, मतलब वो तो खेल ही अलग लेवल पे खेल जाते हैं। तो वो डीप सीक आया था जो, और जो सो ये सारी, और कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया उसका जो कॉस्ट है एंड वर्सेस दूसरे LLMs सिग्निफिकेंटली लो। सर अभी जब हमने देखा US के ऑफिशियल्स ट्रम्प के साथ जो बड़े बड़े CEOs थे वो लोग चाइना आए, तो वो अपने बर्नर फ़ोन्स लेकर आए थे, वो खुद अपनी कंपनी के फ़ोन्स नहीं लेकर आए। तो क्या है सर, ये क्या चल रहा है? मतलब चाइना कितना एडवांस है? और मतलब तो और जो वेट्रेस थी वो सारे उनके आर्मी के लोग थे, सर्वेलेंस के लिए लगाए गए थे कि आप बॉडी लैंग्वेज पकड़ो, ये कैच करो, फिंगरप्रिंट्स आपके ले लो। सारे जो बोटल्स थी उस पर फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, एक एक चीज़। क्योंकि कल के दिन जब AI विल बिकम प्रोमिनेंट, ये क्लोनिंग करवा देंगे सबकी और एक्सेस ले लेंगे। आप ही जैसा बंदा जाएगा एक्सेस लेने, वो जो हमने फिल्मों में देखा। ये तो सर अभी भी चलता है, प्रेसिडेंट के लिए कह देते हैं कि तो क्लोन है ये। वैसे आपको लगता है कि होगी ये अब कर पा रहे होंगे कुछ लोग ऐसा? काफ़ी बड़े पब्लिक फिगर्स के लिए बोला जाता है कि ये इनका क्लोन वर्जन है। ये देखो, ये हमेशा से रूमर्स तोड़ते रहे हैं कि ये बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता तो क्लोन है इसके। है ना, सद्दाम हुसैन के लिए भी था, पुतिन के लिए भी है, सबके लिए हो भी सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि क्लोन तो नहीं कह सकते, पर बॉडी डबल रखते हैं लोग डिस्गाइज करने के लिए। जैसे कि जब ट्रैवल प्लान होता है तो रैंडम होता है, और उन्हीं के जैसा बंदा हर एक कारवां में, जैसे 4 वो निकलेंगे वहाँ से, अब वो किस में है किसी को नहीं पता। पर इफ़ यू पुट सर्वेलेंस एंड बॉडी लिंक तो पता पड़ेगा 4 जगह 4 पुतिन जा रहे हैं। तो उस वजह से रिवर फैलती है कि यार ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। पर वो इसलिए होता है ताकि एडवर्सरीज को क्लियर ना हो पाए कि कौन सा कहाँ अटैक करना चाहिए, और कन्फ्यूजन बना रहा है। इससे फ्लाइट में होता है कि किस एक साथ 5 प्लेन उड़ेंगे, वो किस में होगा किसी को नहीं पता होगा। सर जैसे US जैसी बड़ी कंट्रीज ऐसी कुछ, जैसे अभी एलियन फाइल्स कुछ उन्होंने रिलीज़ करी, उसमें फुटेजेस आती है कि ये एलियन का UFOs स्पॉट किए गए हैं, या फिर एलियंस इन इटसेल्फ स्पॉट किए गए हैं। तो ऐसी फुटेजेस फ़ोटोज़ को भी आप कर सकते हो टेस्ट कि ये AI जनरेटेड है या फिर ये एक्चुअल है, रियल है। तो आपका इस पर क्या टेक है, वो जो चीज़ें आई हैं वो रियल है? आपने किया देखिए जितने हमने टेस्ट किए वो तो सब AI इमेजेस ही मिले, कोई हमें अभी रियल मिला नहीं है। अच्छा। और ये ज़रूर होता है कि कई बार मिक्सिंग होती है,
तो उसमें क्या होता है कि ओवरऑल कंटेंट में 60% AI है, 40% AI है, लेकिन वो शॉट कुछ ऐसे ले लिए जहाँ पर पब्लिक दिख रही है, जहाँ वो नहीं दिख रहा है एलियन, जहाँ एलियन दिख रहा है वो तो AI है। एक टूल है जिसका नाम है deepware.ai, scanner.deepware.ai। इसमें आप किसी भी वीडियो को स्कैन करके देख सकते हो कि वो AI है या नहीं है, फ्री है। ऑडियो, वीडियो, इमेजेस स्कैन करो। और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे सेंटिनल करके है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी एनालाइज करके देख सकता हूँ। तो ये तो क्लियर हो जाते हैं आजकल, लेकिन ये भी तय है कि आगे जाके शायद AI इतना विकसित हो जाए कि फिर हम ना ही डिटेक्ट कर पाएँ, वो भी टच हो सकता है। अभी कुछ ना कुछ न्यूएंसेस हैं जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। अच्छा सर, बीच में अभी एक वो चला था क्रेडिट कार्ड की, जैसे बीच में बात हो रही थी कि क्रेडिट कार्ड लोग क्या कर रहे हैं कि ATM की कोई मशीन है उसको लेके आ रहे हैं जेब के पास और वो आराम से हैक हो जा रहा है। तो ये भी चल रहा है आजकल स्कैम, तो इससे कैसे बचे इंसान? वो तो फ्लिपर ज़ीरो डिवाइस आती है। हाँ, फ्लिपर ज़ीरो जैसे और भी किट्स हैं, आप गूगल करना मिल जाएगा फ्लिपर ज़ीरो। ये एक OT डिवाइस टेस्टिंग किट है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी RF कार्ड को क्लोन कर सकते हो। तो मैं आपके पॉकेट के पास लाऊंगा, वो डेटा क्लोन कर लेगा। उसके बाद जो ये टच बेस्ड पेमेंट होते हैं उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर मेरा वो ऑन नहीं है तो नहीं कर पाएगा, टैप एंड पे ऑन नहीं। पे ऑन नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। उसमें लेबल होना चाहिए कि वो टैप पेमेंट है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में तो OTP चाहिए नहीं होता, स्पेशली जो बाहर की कंट्रीज़ में पेमेंट। तो यदि कार्ड क्लोन हो गया तो बाहर वो यूज़ हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा उससे। फिर होता है कि डेबिट कार्ड जैसे क्लोन हो गया, किसी तरह UPI पिन 4 ही डिजिट का तो है या 6 डिजिट का है, वो उसके भी तरीके होते हैं निकालने के। कि जैसे कि रेस्टोरेंट में गए आप, कार्ड क्लोनिंग डिवाइसेस होती हैं, पीछे कैमरा होता है, वो जानबूझ के उस कैमरे के पास लाके आपको देगा कि आप इधर ही खड़े होकर पिन डालो। उस तो वो जैसे आप पिन डालोगे तो वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो वहाँ से फुटेज मिली, यहाँ से कार्ड क्लोन हुआ और उसके बाद कलकत्ता से कैश विड्रॉल हो गया। तो ऐसे भी होते हैं। क्रेजी हो रहा है सर, दुनिया में क्या क्या चल रहा है। सर मैं चाहता हूँ थोड़ी हम बात आपकी सीरीज़ की भी करें। आपकी एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपकी कहानी है, वो कैसे क्रैक करा, और आप बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट हम तो शौक हो गए कि आपने खुद लिखा भी है उसको। तो ये कैसा शौक है सर? मैं कहानियाँ, जो केसेस सॉल्व करता था उसी की कहानियाँ लिखता था मैं, और मैं रेडियो पे सुनाता था। तो 2018 में मेरा शो शुरू हुआ हिडन फाइल्स रेडियो पे, और 6 सीज़न चला, 6-7 सीज़न चलाया हमने। तो फिर उसी दौरान एक किताब लिखी 2017 में मैंने, रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, जिसको लेकर मैं मुंबई जाता था। मेरी इच्छा थी कि उस पर फिल्म बने। तो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में एग्रीमेंट साइन हुआ, और वो हर बार 18 महीने बाद, 1 साल, जितने साल का लॉक इन होता है उसके बाद वो कुछ अपडेट नहीं आता था, तो वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाता था। फिर आ गया कोविड, तो मैं घर पे था, लॉकडाउन हो चुका था, मैं फ्रस्ट्रेट था। तो मैंने DGP, उस समय DIG थे एक महाराष्ट्र साइबर में, हरीश बैजल जी, उनको कॉल लगाया। मैंने कहा सर आप किसी काम के नहीं हो। बोले क्यों? मैंने कहा सर आप मुझे किसी डायरेक्टर से भी नहीं मिलवा पा रहे हो, आप मुंबई चलाते हो। तो ये वेरी क्लोज। तो उन्होंने कहा किससे मिलना है? तो मैंने कहा मुझे किसी भी डायरेक्टर से मिलवा दो, मुझे फिल्म बनवानी है अपनी बुक के ऊपर। तो उन्होंने कहा राजकुमार हिरानी से मिलोगे? तो मैंने कहा सर मजाक कर रहे हो, वो क्यों मेरी बुक पे फिल्म बनाएंगे, उनके पास स्टोरीज की कमी है क्या? तो उन्होंने तुरंत अगले मोमेंट उनको वीडियो कॉल पे ले लिया। एंड आई वाज शॉक्ड, सर सामने। तो मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उनको 4-5 कुछ कहानियाँ कच्ची पक्की सुना दी। एंड ही लाइक्ड इट एंड ही सेड मुंबई आ सकते हो? मैंने कहा हाँ सर आ जाएंगे। आप मुंबई आ सकते हो। तो मैं गया, एंड वाज सच ए स्वीट इंटरेक्शन विद हिम, क्योंकि वो इतना हम्बल और इतने स्वीट पर्सनैलिटी हैं। मतलब मैं कहूँगा कि वो, आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन इतना, जो होता है ना कि हम्बल। वो मुझे डेली, मैं वेस्टर्न होटल में रुका था वहाँ गोरेगांव में, तो हर दिन आते थे खुद अपनी गाड़ी से और पिक करके मुझे लेके जाते थे ऑफिस। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि सर आ रहे हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो भागता था अपने रूम से कि 11 बजे का टाइम था, उससे पहले मैं पहुँचूँ। ही यूज्ड टू कम ऑन टाइम। एक दिन KBC की टीम आई हुई थी, तो वो गेस्ट की तरह मुझे बुलाना चाह रहे थे, तो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे थे सुबह। मैंने कहा यार इसको रैप अप करो, क्योंकि अभी 11 बजे सर आ जाएंगे और फिर मुझे निकलना पड़ेगा।
तो बोले सर खुद आते हैं आपको लेने? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा यार खुद आते हर दिन। और थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी आई और लोग भागे उनसे। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो फोटो और ये लोग भी घबरा गए। तब मुझे और रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार ये आदमी वाकई अमेज्ड है, मतलब ही कैन ईजिली सेंड ए ड्राइवर एंड। पर वो जो रिस्पेक्ट देना छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सीखोगे, मतलब ऐसी चीज़ें कि खाना भी उनके संग खाओगे ना आप, तो वो एक एक चीज़ इतनी बार सर्व करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि एनीबडी कुड डू दिस। ये चीज़ मुझे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ मुझे अपने आप को बहुत छोटा फील कराती है कि यार मैं भूल जाता हूँ कई बार लोगों को इतना वो करना, एंड आई एम नोबडी एंड दीज गाइज आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस। तो वो याद बन के रह जाती है। तो अब वो आ रही है, विक्रांत मैसी है, अरशद वारसी, बमन ईरानी एंड वीर ईरानी। तो वीर ईरानी राजू सर के एक्टर सुपुत्र हैं और वो लॉन्च हो रहा है इसमें। बट जो उसमें केसेस हैं वो आपने इंटरनेट पे कहीं नहीं दिए हैं। वो केसेस मैंने कभी सुनाए भी नहीं, वो केसेस कभी जिक्र भी नहीं हुए। बुक में है क्योंकि मेरी दोनों बुक के राइट्स उन्होंने लिए थे, तो वो बट देन आफ्टर एग्रीमेंट आई वाज नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन दोज केसेस, तो मैंने नहीं बताया। सर थोड़े ऐसे केसेस मैनिपुलेट भी करे जाते हैं वेब सीरीज़ में, मसाले के लिए बॉलीवुड मूवीज़ में कुछ चीज़ें एग्जैजरेट करी जाती हैं, तो आपके केसेस एग्जैक्ट हैं या थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुई है? केसेस तो एग्जैक्ट हैं पर डायलॉग डिलीवरी करेक्टर वो एग्जैक्ट, मतलब ड्रामाटाइज किया गया है। हाँ। ये कोई चीज़ है जो मैं ऐसे कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ ऐसे भी दिखाई जा सकती है, ऐसे भी दिखाई जा सकती है। तो हम लोगों को उस समय नहीं रियलाइज़ होता। जैसे कि मैं नीरज पांडे सर के संग भी काम किया है मैंने, क्योंकि स्पेशल ऑप्स 2 में भी कंट्रीब्यूट किया, और वो जो हैक क्राइम्स ऑनलाइन मेरी वेब सीरीज़ बनी उन्होंने ही बनाई। तो मैंने परसेप्शन, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बनाई मैंने, जब मैं दोनों के संग काम किया दोनों से सीखा भी। तो मैं जैसे राजू सर को कोई कहानी सुना रहा हूँ वो ऐसे सुनते बड़े अच्छी, इज़ ए ग्रेट लिसनर, तो पूरा आराम से सुनेंगे। जब पूरी कहानी हो जाएगी तो कहेंगे अब मैं सुनाऊँ कहाँ से। अब उस कहानी में कैरेक्टर पकड़ लेंगे और उसके पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी सुनाएंगे। जैसे मेरे लिए ये कहानी सुनाने का तरीका, वो देखेंगे इसमें एक गार्ड था जो मैंने हार्डली एक सीन में यूज़ हुआ था, वो पूरी कहानी गार्ड के पर्सपेक्टिव से हो जाएगी। तो आपको फिर अलग लेवल का थ्रिल आता है। कई बार क्या होता है कि दो तरीके, एंड आई लर्न दिस। पर आपको कभी ये नहीं लगता कि नहीं यार मेरा ही पर्सपेक्टिव सही है? नहीं, बहस होती थी, बहुत बहस होती, बहुत बहस होती, लेकिन जब वो पर्दे पे आता है ना तब समझ आता है। जैसे कि मेरा एक अंडरस्टैंडिंग थी बड़ी हार्ड कोर, आज भी थ्रिलर में लिखता हूँ, बहुत किताबें लिखी, 9 किताबें लिखी। तो मेरा क्या है कि सस्पेंस खुलना नहीं चाहिए, पूरी ताकत लगा ले आदमी, सस्पेंस तो मेरा इंटैक्ट रहेगा लास्ट में। ये मेरा फर्म बिलीव था। जब मैंने राजू सर से बात की, बोले सस्पेंस हम पहले सीन में खोल देंगे। अच्छा। मैंने कहा सर फिर कहानी क्यों देखेगा? बोले यही तो मजा है। वो विश्वास ही नहीं कर पाएगा ये हुआ कैसे कि सस्पेंस खुल गया। तो अब जैसे आपको पता नहीं कि क्रिमिनल है और ये मारने वाला है, और उसके बाद वो हर सीन में देखो अब मारेगा, तो आपको ये वाला होगा, बट वो नहीं मार रहा है। वो कहानी बढ़ती चली जाती। तो बोले अलग लेवल का डर आता है व्हेन यू नो द डर। उसके बाद जो डर है, एक तो है कि पता ही नहीं है कौन है। तो मैंने वो सीखा, मैंने कहा हाँ यार ये बात भी है। कई सारी फिल्में मैंने ऐसी देखी जिसमें ना पहले ही खोल देते वो, एंड देन यू आर मच मोर इंट्रीग्ड। सर आपकी बात से मुझे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जो कि थोड़ा ऑफ है, पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा सिंस यू आर अ राइटर। तो धुरंधर को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि भाई ये तो यार बेमतलब की मैनिपुलेशन या प्रोपोगेंडा हो रहा है, फिक्शन और रियल लाइफ स्टोरी को इंस्पायर करके कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया कि एक पार्ट की तरफ बायस्ड लग रही है मूवी। तो बीइंग अ राइटर आपको लगता है कि ऐसे चीज़ें कर देते हैं लोग इंटेंशनली कि अगर किसी की गुड बुक्स में आना है या किसी से पंगा नहीं लेना है तो फिर थोड़ा मैनिपुलेशन डाल दिया, थोड़ा फिक्शन का भी टच डाल दिया और प्रोपोगेंडा बना के लोगों को सर्व कर दो, लोग मान लेंगे? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए, एज लॉन्ग एज इंटरटेनमेंट वैल्यू कम नहीं होती है और आप कर पाते हो तो आप कर सकते हो, पर यदि आपके उस एक्शन से इंटरटेनमेंट वैल्यू कम हो रही है या क्लीशे दिख जाता है तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी फिल्में बनी हैं, इससे पहले भी एक ओपिनियन सटल तरीके से सेट की गई है और बहुत सटल तरीके, लेकिन वो इंटरटेनमेंट था तो आपने कभी उस पर सवाल ही नहीं खड़ा किया। आपको लगा ठीक है हम तो हंस के चले। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी कूली, उसमें बहुत सटल तरीके से डाला हुआ है उन्होंने। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म में डाला है। आप यदि गौर से देखोगे, जावेद अख्तर और सलीम ने जितने फिल्में लिखी हैं सटल तरीके से डाला, क्योंकि वो
उनका राइटिंग स्टाइल है, वो कुछ चीज़ को, और वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के डाल रहे हैं, वो उनके ब्रेन में वैसे इंट्रीग्ड है कि मुझे वो दिखाना है, तो फिर आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो हर फिल्म में दिखता है उनके। और उसके बाद वो कहें कि नहीं नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, एथीस्ट हूँ, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप डेटा का प्रोडक्ट हो भाई। आप उस डेटा को थोड़ा डिनाई कर लोगे जो आपसे रिएक्ट करवा रहा है। ये आखिरी दिन तक की सच्चाई है, आदमी वही लिखेगा जो वही लिखेगा, आप क्यों उसको डिनाई करो? तो मैं मान लो, तो आप ये भी मत कहो कि फिर ये गलत है और वो सही है। जिसको मौका मिलेगा वो अपने हिसाब से वैसा करेगा। तो आप देख रहे हो सक्सेस की बाउंड्रीज तोड़ देना। यदि आप बहुत कुछ ऐसे करने की कोशिश करोगे, बना लो, आप करके दिखाओ खुश करके, 4 दिन नहीं चलेगी पिक्चर, आपको वो रियलिस्टिक रहना पड़ेगी। और लोग रियलिटी समझ जाते हैं। इतने फेसबुक चैनल चल रहे हैं, इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, फिर आप देखते हो एक गांव में एक बंदा है अपने झोपड़ी के अंदर वीडियो बना रहा है और उसके 15 मिलियन फॉलोअर हैं। क्यों है? क्योंकि वो रियल है। और मैं 4 लाइटें लगा के और 15 कैमरों से और मोशन सेंसर सब लगा के शूट कर रहा हूँ और मेरे 200 नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये फेक है। तो आपको 80-90% तो रियल रखना पड़ेगा। और आदमी इतना इंटेलिजेंट है यार, आप पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। टेम्परेरी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, टेम्परेरी होता है इल्यूजन, पर लॉन्ग रन में सबको सब समझ में आता है। कन्विंसिंग लगना होना भी चाहिए, तभी लगेगा वही तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ मात्रा में। जबकि मेरे से लगता है कि इससे पहले जो फिल्में बनी, अब मैं उनको देखता हूँ तो लगता है तो बड़ा डायरेक्ट ही चीज़ें की करी जा रही है। मतलब इसमें तो इनडायरेक्ट भी इतना भी दिमाग नहीं लगाया। मतलब जो चीज़ वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो मैंडेट या जो कहते हैं नरेटिव सेट करना है, वो खुल के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाड़ में जाओ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा यही है। दे डिड लाइक दैट। वो पहले कोई क्वेश्चन नहीं करता था, इंटरनेट नहीं था, क्रिएटर्स नहीं थे जो जिनको And पिन पॉइंट मुझे ऐसा करना लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे डाल दी गई थी कि हम लोग, एंड आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू विद दैट एज, कि आप शर्म कीजिए कि आप कि ये जाति है या आपका है धर्म है, यू शुड बी शेमफुल फॉर दिस। ये डाला गया था हमारे दिमाग में। एंड आई यूज्ड टू, मैं किसी को नहीं बता पाया कि मैं ब्राह्मण हूँ मैंने कहा पता नहीं हमने क्या अपराध किया भाई, या मैं हिंदू हूँ, नहीं बताते कोई। मेरा नाम अमित कुमार है ऑफिशियल आज भी सारे आईडीज़ में। क्यों? और ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप उसमें उस पीरियड के लोग देखोगे तो हर किसी ने अपना सरनेम उड़ा दिया, हर किसी ने बिहार में उड़ा दिया, यूपी में उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि उस सरनेम की वजह से एक परसेप्शन बनता था सामने वाले को, तो वी स्टॉप्ड यूजिंग इट। मतलब क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाला गया कि भाई साहब इस पर ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप गिल्ट में आ जाते हो, अननेसेसरी गिल्ट में आते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है यार। और सर, सिंस इंडिया पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो उनके भी हमने सुना है ऐसा, बहुत सारे हैकर्स से हमने कभी बातचीत करी है कि वो यहाँ के हैकर्स और वहाँ के हैकर्स में साइबर वॉरफेयर चलता रहता है, एक दूसरे की वेबसाइट हैक करके गालियाँ वगैरह लिख देना। तो ये अब भी ऑन गोइंग है, ये इसका लेवल एस्केलेट भी होता है। मेरे पास सोशल मीडिया पे भी और कुछ तो डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं पाकिस्तान के सब। मतलब यदि मेरे जितने भी फॉलोअर होंगे उसमें 25-30% तो पाकिस्तान के। अच्छा, वो सीखते हैं आपकी वीडियोस के थ्रू। हाँ, दे अप्रिशिएट एंड दे डिस्कस एंड दे और वो वही भी आता है सर आपसे सीखना है एंड वी वुड लाइक टू ज्वाइन यू। ईमेल्स भी बहुत सारी आती हैं, हर जगह आती हैं, और मुझे सबकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी पता है। देखिए ऐसा नहीं कि आपको पता है दुनिया का सबसे पहला वायरस किसने बनाया था? पाकिस्तान ने उनका साइबर हमने देखा सर, जैसे मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज में भी उन्होंने दिखाया एक बैकएंड की टीम बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो है उनका साइबर अच्छा है। क्योंकि होता है ना कि नेगेटिव हमारे वो सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है। आप हमारे यहाँ इंडिया में देखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा। मतलब उनको आपको बर्बाद करने से ज़्यादा खुद को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो यार इसको बर्बाद करते थे, क्यों करना है बर्बाद सारे पहले ही हैं, तो उठने की दौड़ है, की दौड़ है कि यार सर्वाइव तो कर जाएं। वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि डिस्ट्रक्शन का भी मजा है। सो हाँ, माइंड सेट है, हम तो बर्बाद हैं, बाकियों को भी बर्बाद करो। अच्छा, इंडिया में एक 1990s में एक वायरस आया था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जोशी करके आया था, हैप्पी बर्थडे जोशी करके वायरस आया था। तो हुआ क्या था कि उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, तो वो फ्लॉपी ड्राइव से स्प्रेड करता था।
तो 5 जनवरी को अचानक से सिस्टम लॉक हो जाता था और स्क्रीन आ जाती थी, मतलब फ्रीज हो जाती थी, बूट नहीं करता था सिस्टम 5 जनवरी को। और जब तक आप हैप्पी बर्थडे जोशी नहीं लिखोगे आप अंदर घुस नहीं सकते थे। अच्छा, इट वॉज वेरी क्यूट वायरस बट इट वॉज प्रोमिनेंट, हार्ड सिस्टम में जाता था। तो अभी अजय देवगन ने एक फिल्म बनाई है उसी कहानी पर, जो यूट्यूब पर है, कि इंडिया का जो पहला, एक्चुअली प्रोमिनेंट वायरस इसको ही बोला गया था, उसके पहले तो जो थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे क्योंकि ब्लॉक ही कर देता था ये सिस्टम। सो अजय देवगन का एक प्रीमिक्स करके कोई इनका स्टूडियो है, AI फिल्म बनाई है, वो यूट्यूब पे भी है, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो बड़ी अच्छी सी लगी मुझे स्टोरी, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो लोग देख सकते हैं। बट पाकिस्तान का साइबर इंडिया के कंपैरिजन में टक्कर पे है या नीचे है, हल्का या थोड़ा यदि ऊपर है? इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान का साइबर ऊपर होता तो इंडिया के डेली कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होता। वो वेट थोड़ा ना करेंगे क्योंकि उनको किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेफिनेटली बहुत आगे हैं और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी है। अभी आप ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स देखोगे तो मेरे ख्याल से पिछले साल इंडिया 10वें नंबर पर था, इस बार 6वें नंबर पे होगा शायद, और ये पिछले 10 सालों में 78 नंबर से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचा है। तो हर साल हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। सर जैसे चाइना का सब कुछ अपना है, वो लोग डेटा को लेके बहुत बहुत पहले से एक्टिव हो गए थे कि अपना डेटा देना ही नहीं कहीं और। अगर इंडिया चाहे आज की डेट में तो इंडिपेंडेंट हो सकता है डेटा के मामले में, या बात हाथ से निकल अब चुकी यार है? ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता, तो अभी हमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यदि हम मान के चलेंगे डेटा बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम अब डेटा बचा के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक सिग्निफिकेंट, आज भी इंडिया का 70% डेटा इंडिया से बाहर है और उसका मैक्सिमम चाइना में, डेटा सेंटर्स चाइना के या यूरोप के या US के ही यूज़ हो रहे हैं। सो अब उसको रोकना, चेंज करना वो फ़ायदा नहीं है। बट नाउ विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ देयर आर प्रोविजंस कि हम कैसे उसका इम्पैक्ट कम कर दें। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यदि आपको पता है तो आप सेफ हैं, और इसको मैं स्पिरिचुअली ज़्यादा आसानी से प्रूव कर पाऊँगा। आप यदि किसी रिलीजन को देखेंगे ना तो वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करता है। आपसे कहा जाएगा कि आप गॉड से अभी नहीं मिल सकते, जब मर जाना तो मिल लेना, मतलब यू हैव टू वेट टिल यू डाई। जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट, नॉट नाउ देन। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, तभी तो मिल पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल लेना, 7वां 8वां 9वां माला है वहाँ कहीं, तो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, फिर जाके मिल लेना। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हो मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वो कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं। अब यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर हमारी जर्नी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती, तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ो तो वो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर, अभी मैं नहीं जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ, और जैसे ही मैं जानता हूँ पर्दा गिरा, खेल खत्म, फिर थोड़ा काम क्रोध लोभ में भयंकर परेशान करेगा। अब तो समझ में आ गया कि इल्यूजन है। एक जादू देखा आपने, एक लड़के ने चुटकी बजाई, हाथी गायब कर दिया, आपको गूज बम्प आ रहा है, थ्रिल आ रहा है, आपका हाथी कैसे गायब, अभी तो था भी कैसे लगा। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि यार वो तो मिरर का रिफ्लेक्शन था, अब देखो वो जादू, आएगा मज़ा? एक गर्दन काटी लड़की की उठा के इधर रख दी, आपको थ्रिल हो रहा है, गूज बम्प, सारे इमोशंस ड्राइव हो रहे हैं। फिर यूट्यूब पे वीडियो देखे तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी थी, अब देखो जाके दादू, आएगा मज़ा? एक लड़की थी, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, तो उसका मीम बड़ा वायरल हुआ। तो उसको एक फर्जी पुलिस वाले ने बोला कि फिजिकल अरेस्ट हो जाओ या डिजिटल अरेस्ट हो जाओ, 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो लड़की ने कहा कि फिजिकल अरेस्ट कर लो। तो अभी पुलिस वाला इस आंसर के लिए तैयार नहीं था, ये तो फर्जी था, ये इसके कोर्स के बाहर का सवाल आ गया। तो घबरा गया ये, बोला अच्छा फिजिकली श्योर, फिजिकल कर लें? हाँ फिजिकल अरेस्ट कर लो। हाँ ठीक है फिजिकल करते हैं, फिजिकल अरेस्ट करते हैं, तावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है। उसने फर्जी सायरन बजाया, और ये गाड़ी साइंस है, और निकल पड़े हैं, बस आ रहे हैं, फिजिकल अरेस्ट करने आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो लड़की ने कहा अच्छा कौन से रास्ते से आ रहे हो? वो सुभाष पार्क से। अच्छा सर बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते हैं ना। ये वीडियो देखा होगा आप सबने, वायरल हुआ।
यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपति ने 15 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने 60 लाख दे दिए फरीदाबाद में। यही अटैक वेक्टर हंसी में उड़ा दिया। क्यों? यात्रा हो गई थी। यदि आप जानते हैं तो आपसे वाह सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके एक बार दोबारा, और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा इस एपिसोड में। इस एपिसोड को दोस्तों हम यही ख़त्म कर रहे हैं। आप सर से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है सर हेल्प कर सकते हैं आपकी किसी भी चीज़ में, तो सर से जुड़ने की सारी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था। सर आप ऑडियंस से कुछ जाते जाते कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रीतम और पेद्रो के लिए मैं आप लोगों की बेस्ट विशेस का इंतज़ार करूंगा, और हमारा 3 जुलाई को हॉटस्टार पे लॉन्च होगा, तो आप लोग देखिए, फीडबैक दीजिए। ये एक अलग तरह का थ्रिलर है क्योंकि एक नया जॉनर क्रिएट हो रहा है। इससे पहले ऐसा थ्रिलर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि लोग थ्रिलर को एक परसेप्शन के साथ देखते हैं कि हमने बहुत सारे देखे हैं, हंसते खेलते रुला के इमोशनल करके कोई थ्रिलर कैसे सॉल्व करता है, ये आर्ट आप पहली बार देखें। वाह सर, हम तो एक्साइटेड है। टिपिकल राजू सर स्टाइल में है, 3 इडियट वाली स्टाइल में, लेकिन यू विल एंजॉय। ऑल राइट सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, और अवेयर रहिए और सेफ रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, सी यू।